मुल्क में एक तवील अरसा मार्शल लॉ के बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट का आगाज़ हुआ तो मोहतरमा ये चीज़ अच्छी तरह जानती थी कि 13-14 साल मुल्क में मार्शल लॉ रहने के बाद अवाम, पब्लिक और तंजीमें, अवामी तंजीमें, इनका सांस बंद रहा इन 13-14 सालों में। तो मोहतरमा ने बीच में जो है फोर्स सैफ गेम का इंतकाद किया। तो वो इसीलिए क्या किया कि ताकि लोगों के अंदर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो और लोगों को ये एहसास महरूमी ख़त्म हो कि इधर इस मुल्क में अज़ार आज़ादी नहीं है और यहाँ पे ना तो आप अच्छी स्पीच कर सकते हैं, ना ही म्यूज़िकल शो देख सकते हैं। ये सब चीज़ों का एहतमाम एक ही जगह पे मोहतरमा ने फोर्स सैफ गेम की शक्ल में किया इस्लामाबाद में। तो इसका बड़ा मकसद यही था कि लोगों को तफरीह मिले, स्पोर्ट्स लोग आके यहाँ पे, जैसे आप अपनी जो भी आप टेनिस खेलते हैं तो यहाँ पे आके आप टेनिस खेलें, यहाँ पे आके आप अपना फुटबॉल खेलें, यहाँ के पे आके आप अपना म्यूज़िक जो है शो वो देखें। और इसी तरह दूसरे तफरीही मौक़े लियाकत जिम्नेज़ियम में मोहतरमा ने एक ही जगह की और वो ख़ुद भी यहाँ पे आती और ख़ुद भी आके वो ये मुख्तलिफ जो तफरीही चीज़ें थी उन आके देखती। तो इसी तरह उन्होंने फिर म्यूज़िक का भी इख्तिमाम किया जिसमें इब्रारुल हक और दूसरे सिंगर आए, पॉप सिंगर आए, इसी तरह सिंध से लोग जो है वो आए और लोगों को पता चला कि अब मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है। और जब तक ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ रहा तो एक डार्क अंधेरा सा मुल्क में छाया रहा। सहाफ़ी अपनी सहाफ़त नहीं आज़ादी से कर पाते थे, शायर अपनी शायरी नहीं कर पाते थे। मुख्तसरन ये कि हर तबका ज़िंदगी के लोगों को इन लोगों ने, डिक्टेटरों ने, इस कदर कैदो सोबत की मुश्किलात में डाला हुआ था कि कोई बंदा अपना काम नहीं कर पाता था। तो बस हर तरफ आपको यही फ़ौज के ट्रक, फ़ौज के रूल, फ़ौज की मार्शल लॉ, कोड़े, जेल, कहते, थाने भरे हुए। और जो पढ़े लिखे लोग थे, फैज़ अहमद फैज़ जैसे, अहमद फराज जैसे और लोग जो थे वो सब जेलों में थे। मोहतरमा ने आते सार तमाम यूनियनों से पाबंदी उठाई, हुआ वो वकला की तंजीमें हों, हुआ वो पाकिस्तान टेलीविज़न की तंजीम हो, कोई भी तंजीम हो, रेडियो पाकिस्तान की, मज़दूरों की, फैक्ट्रियों की, कोई भी चीज़ है उनको अज़ारे आज़ादी थी कि वो अपनी सांस जो है वो अपनी, वो ये ना समझे वो घुटन का जो एक दौर था, एक तवील दौर, वो ज़ियाउल हक का एक स्याह बाब मोहतरमा ने आके ख़त्म किया। तो उसमें तफरीह के लिए लोगों की खुशी लहर, पहले तो जब मोहतरमा ने अपना ओथ लिया तो लोगों को पता चल गया कि अब हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत जो रिस्टोर हो चुकी है। तो ये तो तकरीबन 75% लोगों को यही बहुत खुशी थी। इसके बाद लोगों को ये भी एहसास हो गया जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ऐसे शो का यानी कि इंतकाद किया तो लोग जान गए कि अब हमें ये जो हमारी खुशियां हैं वो हम एक दूसरे को मिलेंगे, अपनी खुशियां बांटेंगे, अपने लाइट म्यूज़िक सुनेंगे, डिस्को में गाने सुनेंगे और हमें कोई रोक टोक नहीं होगी। खुदा न खास्ता मोहतरमा बेहूदगी के हक़ में नहीं थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि इतनी घुटन हो। खुद तो आप आज़ादियों से अपने लिए, अपनी औलाद के लिए तो सब कुछ जो है आपके लिए जायज़ है, लेकिन आम आवाम पब्लिक के लिए आपके पास कोई रिलीफ नहीं है। मोहतरमा ने आके ये सब कुछ ख़त्म किया, तमाम यूनियन बहाल की और लोगों के लिए इस किस्म के कई प्रोग्रामों का ऐलान किया। तो इसके अलावा मोहतरमा ने ईद हो, बड़ा कोई भी, जैसे कोई भी
12 ربیع الاول ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اپنا قرآن خوانی کرواتی تھی، تو جاتے ہوئے جو مہمان آتے تھے وہ غریب ہو امیر ہو، جاتے ہوئے ان کو ڈیٹس یعنی کہ کھجوروں کا ایک پیکٹ، اسی طرح کچھ سویٹس اور کچھ سونف ہو سپاری اور اس ٹائپ کی چیزیں ضرور ساتھ میں دیتی تھی۔ اپنے ہاتھ سے آپ خود کھڑے ہو کے تو لوگوں میں غریب امیر منسٹر ایم ایل اے جو بھی گزرتا تھا محترمہ کے پاس، وہ اپنے ہاتھ سے مہمانوں کو وہ سرو کرتی تھی۔ تو اسی طرح جب وہ عید کا تہوار آتا یا رمضان آتا تو وہ غریبوں کے لیے اعلان کرتی رمضان پیکج کا۔ اس 13-14 سالہ دور میں مجھے نہیں یاد کہ کسی بھی ڈکٹیٹر میں، ہوا وہ ایوب خان ہو، ہاں وہ مشرف ہو، اور ہوا وہ ضیاء الحق ہو، کسی ڈکٹیٹر کو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ انہوں نے غریبوں کی بھی کوئی فلاح کے لیے کوئی ایسا منصوبہ یا بنایا ہو یا کچھ سوچا۔ تو محترمہ ایک پیکج دیتی تھی جس میں ایک بڑا آٹے کا تھیلا، جو میں نے بہت دفعہ محترمہ کو وہ لوگوں غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے دیکھا۔ تو یہ وہ واقعات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، سنی سنائی اس میں کوئی بات نہیں۔ تو وہ اس میں ایک وہ بڑا سا پیکٹ دیتی تھی جس میں بچوں کے لیے بیلون، چائے کی پتی کا، لپٹن کا ایک بڑا ڈبہ، اسی طرح گھی کا ایک پیکٹ اور چند روپے یا روپیز جو ہوتے ہیں پاکستانی کرنسی، یہ سب کچھ اس پیکٹ کے اندر ہوتا تھا۔ تو یہ ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس جگہ کے اس سٹیج پہ آ کے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک انعام و کرام ہے کہ جس کی عید اور شبرات میں یا رمضان میں اس کے پاس چائے پینے کے لیے، سحری کے لیے کوئی پیسہ نہیں، اور اس کو آٹا بھی مل جائے، گھی بھی مل جائے، دالیں بھی مل جائیں، چینی بھی مل جائے، اور ان کے بچوں کے لیے عیدی بھی مل جائے۔ تو اس ٹائپ کے کام محترمہ کرتی تھی، تو جس کی وجہ سے آج تک لوگ انہیں یاد کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ ریلیف انہی کے دور میں ملا ہے، ان کے علاوہ ہمیں کسی نے آج تک کچھ نہیں دیا۔ تو امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ میں ہوں خواجہ سہیل، اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔